प्राइवेट मेंबर बिजनेस आइटम नंबर 21, देश में हवाई किराए को विनियमित करने के लिए उचित उपाय। माननीय श्रीमती वर्षा गायकवाड़ जी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य शफी परिमल जी द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के ऊपर सम्मानीय अध्यक्ष महोदया, मैं बोलने के लिए खड़ी हूँ और उसको समर्थन देने के लिए खड़ी हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष, मैं अपना निवेदन जो है वो 4 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ। हवा में उड़ान है पर जमीन हाल बेहाल है, टूटी सीटों के साथ सेवा खुद ही एक सवाल है, किराया है आसमान पर टैक्सों की भरमार है, विकसित भारत का सपना दिखाती मोदी सरकार है। लेकिन ये ज़मीनी सच्चाई अगर आप देखोगे अध्यक्ष महोदया तो बिल्कुल जो है अलग है और मैं उसको आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हवाई यात्रा आम आदमी नागरिक के सुविधा के लिए नहीं बल्कि उसके शोषण का जो है वो बहुत बड़ा साधन हो गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक, लेकिन महोदया सच्चाई ये है कि आज की स्थिति में लूटे देश का आम नागरिक और उड़े भाजपा के मित्र। एक एयरलाइंस को आज महालूट का बहुत बड़ा एक जो है आपको मैं बताना चाहती हूँ मची हुई है। एक टिकट जब आम आदमी खरीदने जाता है तो पहले वो सोचता था कि 5 से 6 हज़ार का होता था, लेकिन वही टिकट आज लगभग जो है 25 से 30 हज़ार तक पहुँच गया है। क्या यही उड़ान है या उड़ान से भी ऊंची लूट चल रही है, ये मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ। आज अगर एक एयरलाइंस का टिकट की बात करें तो तरह तरह के हिडन चार्जेस वहाँ पे जोड़े जाते हैं। जैसे बैंक बिना बताए पैसों की जो है वो कटौती करती है, उसी तरह से एयरलाइंस आज बड़े बड़े जो है टिकट के साथ हिडन चार्जेस लगाती है। वैसे ही UDF, ASF, फ्यूल सरचार्जेस जैसे नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। मेरा सुझाव यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम बदल के अडानी एंड सन्स का नाम रख दिया जाए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को सौंपा जा रहा है। देश की संपत्ति को टैक्स फ्री डोनेशन के नाम पर जो है वो देने का काम यहाँ पे हो रहा है। अदानी एयरपोर्ट और यूजर फीस के बारे में भरी जो है वो बड़ी बढ़ोतरी हो गई, उसके मामले में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दिसंबर 2025 के टी रीसेट के फैसले के बाद अदानी कंपनी को मिहाल ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर लगने वाली यूजर डेवलपमेंट फी UDF का जो रुपया 175 रुपये के था उसको बढ़ा के जो है वो 3,856 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। क्या सरकार इसको जो है 22 प्रतिशत इसको बढ़ोतरी दी गई है उसको रोकने की कोई बात नहीं कर रही है, या फिर इस निजी कंपनी की मनमानी चलने लगे हैं और मुंबई जैसे दुनिया भर के सबसे जो एयरपोर्ट है उसको महंगा एयरपोर्ट बनाने में लगी है? ये भी मुझे कहना है। इसके माध्यम से महाराष्ट्र की जो पर्यटन है उसके ऊपर भी बड़े पैमाने पे जो है इसका जो है उसका असर होने वाला है। आप 175 रुपया समझिए कहा है और 3,856 रुपया कहा है। ये जो है वो ये रेट जो है वो यूजर डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो अदानी कंपनी उसको चार्ज कर रही है। दूसरा मेरा एक कहना है कि मुंबई की जो हमारे एयरपोर्ट है उसके सरकार द्वारा जो अभी बात हो रही है, मैं बताना चाहती हूँ कि नवी मुंबई के एयरपोर्ट एक नया स्थापन हुआ है जिसका नाम NMAI है। उड़ान भरने वाली एकमात्र बड़ी एयरलाइंस वहाँ पे इंडिगो है। लेकिन कल आपको मैं बताना चाहती हूँ एक चीज़ कि DGCI ने क्रू के कमी और रद्दीकरण के कारण इंडिगो को स्पेशल जो है वो ऑडिट का आदेश दिया है। मेरा सवाल यह है कि अभी आप इंटरनेशनल हमारा जो नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट हुआ है, अगर वहाँ पे अकेली एयरलाइंस की सेवा होगी तो अगर वो देने में विफल रही तो क्या ये मंत्रालय के पास नई एयरपोर्ट चालू रखने के लिए कोई प्लान भी है कि नहीं है, या उद्घाटन के बाद वह एयरपोर्ट जो है वो गोश्त टर्मिनल बन जाएगा? ये भी मेरा यहाँ पे पूछना है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या ये सरकार द्वारा उड़ान योजना में 120 नए डेस्टिनेशन जोड़े जाने की और अगले 10 सालों में 4 करोड़ यात्रियों को जोड़े जाने का लक्ष्य है, लेकिन कैग के अनुसार 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 774 में केवल 403 रूट जो है मतलब 52% जो रूट है अभी तक जो है वो शुरू ही नहीं हुए हैं। जो शुरू हुए हैं वो 371 रूट्स में से केवल जो है 112 रूट्स में 3 साल में कंसेशन अवधि पूरी करके सिर्फ 54 रूट्स जो है यानी 7%
सिर्फ 60% जो है उनका जो है वो रूट जो है वो 3 साल में आगे चालू कर पाए हैं। ये सच्चाई है यहाँ की। और सरकार बताए कि ऐसी कई नीतियां लाने जा रही है जिससे उड़ान रूट्स को स्थापित करने की बात कर रही है, लेकिन जो पहले से रूट बनाए हैं वहां पे अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो रूट बनाने की बात चल रही है, उन्हें पुनर्जीवित करने की बात चल रही है, उनकी विजिबिलिटी गैप जो है, वायबिलिटी गैप की जो बात कर रही है, ऑपरेशन की बात जो चल रही है, वो कैसे हो सकती है, ये भी मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। आज अगर बात करेंगे तो एक जमाने में किंगफिशर जो थी वो किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन आज क्या है, वो किंग ऑफ बैड टाइम्स कहा जाता है। आज कितनी एयरलाइंस बंद हो गई अध्यक्ष महोदय? लगभग 20 एयरलाइन जो है वो बंद हो गई। जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट लाइट, एयर डेकन, एयर एशिया इंडिया, उसके साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ एयर पेगासस। इतने सारी मेरे पास नाम है, मैं उसकी पूरी जो लिस्ट है, एयर कोस्टा, एयर मंत्रा और अलग अलग कंपनियां, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लगभग 20 कंपनियां बंद हो चुकी है और कुछ जो है वो मर्ज हो चुकी है। और आज ऐसी हालत हो गई है एयरलाइंस की कि आज मेजॉरिटी जो एयरलाइंस में चल रही है वो एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और आकाशा, इसी पे पूरा संपूर्ण हमारा एयरलाइन जो है सम्मानीय अध्यक्ष महोदया पूरी तरह से जो है वो अवलंबन है। और इसकी वजह से जो मोनोपोली हुई है उसका भुगतना ग्राहकों को हो रहा है, यात्रियों को हो रहा है, जिसका असर हमने पिछले 6-7 दिन पहले देखा। जिस तरह से एयरपोर्ट पे लोग परेशान थे, लोगों को खाना नहीं था, पानी मिल नहीं रहा था, अपने घर पे सुरक्षित जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बात की कोई सुरक्षा नहीं थी, उनसे कोई संवाद नहीं कर रहा था, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही थी, ना एविएशन मिनिस्ट्री कर रही थी, ना वहां के जो एयरलाइंस के लोग थे वो कर रहे थे। और इससे बड़ी समस्या जो मोनोपोली की वजह से अध्यक्ष महोदय लोगों को सहनी पड़ी, लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग अस्पताल में जाना चाहते थे, कुछ लोगों का एडमिशन था वो पहुंच नहीं पाए, और सबसे बड़ी समस्या लोगों को करनी पड़ी क्योंकि ये मोनोपोली जो चल रही है उसकी वजह से करना हो गई है। एक नई चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर 5 मिनट आप एयरपोर्ट पे देर से पहुंचे तो आपको पता है कि एयरलाइंस आपको कहती है कि आप नहीं जा सकते, अभी आपका सामान नहीं, आप नहीं चेक इन कर सकते। लेकिन अगर एयरलाइंस खुद अगर लेट हो जाए तो कोई उनके ऊपर चार्जेस नहीं होता। अभी हमारे यहाँ पे तो मुंबई एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, एयरपोर्ट में तो हमारे यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है कि पानी की बोतल लो, समोसा लो, चाय लो, वड़ा पाव लो, इतना महंगा हो गया है। मेरा एक कहना है, कभी तो मंत्री महोदय से, पहले वो जीवीके का एयरपोर्ट था तभी उन्होंने एयरपोर्ट विजिट किया होगा, जब से वो अडानी एयरपोर्ट हो गया है मुंबई का, वो कभी जाके देख के आए क्या? उन्हें मुझे पूछना है। छोटी छोटी जगह पे, छोटे छोटे कॉर्नर पे भी शॉप दिए हैं। आज लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पे चलने के लिए जगह नहीं है। और ये शॉप क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इसका शॉप का जो रेंट है अध्यक्ष महोदय, ये सबसे बड़ी इसकी कॉज है। जहां पे रेंट अगर जहां वहां है तो 22,000 से 40,000 स्क्वायर मीटर का अगर कोई शॉप है तो उसके लिए जो रेवेन्यू शेयर है जो अदानी लेते हैं वो 28% से 38% का लेते हैं। ये मुझे यहाँ पे जानबूझ के कहना है। पहले कैसे होता था, जब जीवीके के पास एयरपोर्ट था तो जीवीके जो है वो सिर्फ रेंट लेते थे, ये रेंट भी लेते हैं, रेंट के बाद रेवेन्यू शेयर भी लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर उनके साथ आप ज्वाइंट वेंचर करोगे कोई ऑपरेट करने के लिए एक शॉप के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अदानी कंपनी के साथ अगर ज्वाइंट जो है वो वेंचर करना चाहते हो शॉप के लिए तो 60% जो है वो अदानी शेयर ले गए और 40% जो वहां के टेनेंट है वो शेयर लेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के जो है, अरे एक वड़ा पाव लोगे तो 35 रुपीज का एक वड़ा पाव अगर आप लेते हो और अगर आपने बिल नहीं दिया तो 30,000 की पेनल्टी भरनी है। क्यों? क्योंकि उसमें से 50 से 60% शेयर अदानी को जाता है। वो डिसीजन लेते हैं रेवेन्यू का, वो डिसीजन लेते हैं रेंट का, तो एयरपोर्ट किसका है? मेरा ये सवाल आपके माध्यम से मैं और भी रखना चाहती हूँ। पार्किंग के रेट क्या है अध्यक्ष महोदय? 6 दिन लोग तकलीफ में थे, आपने लोगों से पार्किंग के लिए, आपने बाकी एयरलाइन ने तो प्राइस बढ़ा दी, लेकिन जो गाड़ियां लगी थी लोगों को पता नहीं था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 8 मिनट से लेके 1 घंटे में अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाती है तो 160 रुपया लेते हैं, 1 घंटे से आप 2 घंटे में बैठते हैं तो 370 रुपया लेते हैं, 3 घंटे से लेके 4 घंटे में बैठेंगे आप गाड़ी तो आपका 400 रुपया लेंगे। मेरा ये सवाल है कि किसके लिए ले रहे हैं आप? 1000 रुपया तक ले रहे हैं 6 घंटे बाद, किसके लिए ले रहे हैं? अदानी के लिए ले रहे हैं। तो हमारा ये सवाल है कि ये गरीब लोगों के लिए व्यवस्थापन रखा गया है या अमीरों के लिए या किसी एक दोस्त को मदद करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट काम कर रहा है? एक उड़ान नहीं हो रही है, आपका बराबर व्यवस्थापन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे मतदार संघ के कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ सम्मानीय मंत्री महोदय से। उनको पता है कि पहले भी मैंने ये सवाल बहुत बार उनको जाके मिल के कहे,
जहां मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, वहां पे मुंबई एयरपोर्ट का जो है वो रनवे फनल जोन है। मैं बताना चाहती हूँ कि वहां पे हमारे यहाँ पे इमारतें हैं। कितने लाख लोग रहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय? 18 लाख लोग वहां पे रहते हैं। और उस फनल जोन में अगर बात करूं तो 25 नगर पालिका के वार्ड है। आज वहां पे 70 साल से बिल्डिंगें हैं, आज वो कमजोर हो गई है। वहां बुजुर्ग लोग रहते हैं, अगर आप लिफ्ट नहीं है चलना पड़ता है। आज क्या है वहां पे ऊंचाई क्षेत्र की प्रतिबंधन की वजह से और सुरक्षा के कारण से आज अगर आप देखोगे क्योंकि हवाई अड्डे के निकट जोन में है, फनल जोन है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आज लोग वहां पे अपनी जान हथेली पे लेके रह रहे हैं, टाकी तोड़ो, ये करो, वो करो, सबका लोगों को तकलीफ देने का काम चल रहा है। मैं बार बार मंत्री महोदय से मिली, मैंने उनको कहा कि आप धारावी डेवलपमेंट के लिए जो है वो अदानी जी को इतना सब कुछ दे रहे हैं, उनको आपने जमीनें दे दी, सॉल्ट प्लांट लैंड दे दी, आपने मालवनी दे दी, आपने कुरला दे दी, आपने देवनार का डंपिंग ग्राउंड दे दिया, उनके लिए एफएसएल पॉलिसी बनाई, उनके लिए टीडीआर पॉलिसी बनाई। कम से कम गरीब लोगों के लिए कुछ तो कीजिए, जो लोग वहां 70 साल से रह रहे हैं। राज्य सरकार के साथ बैठिए, कुछ पॉलिसी तय कीजिए। दुर्भाग्यवश आज तक उनकी कोई पॉलिसी तय नहीं हुई, लोग अपनी जान लेके वहां पे बैठ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और लोगों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठे और लोगों के लिए पॉलिसी बनाई। ये मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा एक विषय लाना चाहती हूँ। एक बार मंत्री महोदय ने कहा था कि वहां के कर्मचारी जो है, जिनको अभी एयर इंडिया को मालूम है किसने लिया, टाटा ने, अब उसको कैसे व्यवहार हुआ इसके ऊपर एक दिन भाषण करना पड़ेगा कि कितने करोड़ में गया। 18,000 करोड़ का कितने आपने कम कर दिया, कितना बड़ा प्रॉपर्टी आपने 18,000 करोड़ में दे दिया। मैं वहां के कर्मचारियों की बात करना चाहती हूँ। आपने कर्मचारी निम सरकारी थे, आपने किसी प्राइवेट संस्था को दे दिए। आज ऐसी परिस्थितियां है। मैं बार बार मंत्री महोदय से मिली, मैंने कहा वहां एयर इंडिया कॉलोनी है, पहले ये एयरपोर्ट जीवीके के पास था, 185 एकड़ की लैंड है, जीवीके के पास एयरपोर्ट था। जीवीके ने उनसे बात की, कहा हम आपको यही घर बना के देंगे, लेकिन फिर चेंज हो गया, अदानी जी आ गए। हमारे मुंबई की जमीनों के ऊपर तो अदानी जी का बहुत ध्यान है। आदि मुंबई 7/12 हमने मुंबई का उनके नाम पे किया है। उन्होंने कहा कि ये जमीन पे जो कर्मचारी है उनकी जमीन हमको खाली करके चाहिए। फिर सरकार लग गई, मिहाल लग गई, और मिहाल ने लोगों को इतनी तकलीफ दी, 3,000 लोग रहते थे वहां पे अध्यक्ष महोदय। एक के बाद एक नोटिस, सफाई कर्मचारी बंद किए, लाइट बंद किए, पानी बंद किए, लोग कोर्ट में गए, पानी लेके आए, बिजली लेके आए, सफाई कर्मचारी को इतने पे नहीं रुके अध्यक्ष महोदय, पैसेज बंद किया, उनको जाने के ट्रैवलिंग मिलते थे वो बंद किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट देने का बात की, उनका पीएफ बंद कर दिया अध्यक्ष महोदय, उनका इंक्रीमेंट बंद कर दिया, उनका सैलरी बंद किया ताकि वहां के लोग जा सके। आज वहां पे 160 लोग लड़ रहे, वो कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब मेरा एक मंत्री महोदय से विनती है कि वहां पे रहने वाले लोग आपके कर्मचारी है, निम्न सरकारी अधिकारी है, उनके लिए थोड़ी तो आप सहानुभूति रखिए। आज उनके बच्चों की 10वीं की परीक्षा होने वाली है, आपने उनको कहा कि वो जगह छोड़ दे, कम से कम आप इतनी तो मेहरबानी कीजिए लोगों के ऊपर कि कम से कम मार्च अप्रैल की परीक्षा देके तो उनको आप शिफ्ट कर दीजिए। अरे आपके कर्मचारियों को आपने रास्ते पे छोड़ दिया, आपने एयरपोर्ट के लिए सब कुछ उनको दे दिया। मैं अध्यक्ष महोदय नम्रता से आपके साथ कहना चाहती हूँ, हमारे एयरपोर्ट का बाजू सहारा भी उनको चला गया, एयरपोर्ट के बाजू की जमीन भी चली गई, कॉलोनी भी चली गई। अरे आपने एयरपोर्ट के अंदर भी उनको बिठाया। अभी आप जो मैंने कहा नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनाने वाले हो, मुझे बताइए वहां पे एक ही एयरलाइन चल रही है, तो वो कैसे चलेगी? बाद में क्या होगा इस जमीन का? अध्यक्ष महोदय, मुंबई की जमीन से ज्यादा मुंबई के नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन तो हमारे लिए जरूरी है, पर वहां पे नागरिक भी जरूरी है। लेकिन जो इस माध्यम से बड़ा भ्रष्टाचार एयरलाइंस के माध्यम से चल रहा है, जो तकलीफें लोगों को सहनी पड़ रही है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो यात्री हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ से, अगर आप हमारे लोगों को तकलीफ देंगे, आप मुंबई को समझेंगे कि आप मुंबई को कोई भी सुविधाएं नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। मैं आज अपने मुद्दे के माध्यम से आपके सामने एक चीज रखना चाहती हूँ कि ये क्या कर रही है सरकार, किसके कहने पे चल रही है? आप लोगों का सोचना ही नहीं चाहते, आप लोगों के बारे में समझना ही नहीं चाहते। तो मेरा आपसे कहना है अध्यक्ष महोदय कि इस सभी जो मैंने मुद्दे रखे हैं, इसके बारे में मैं पहले भी मंत्री महोदय से मिली हूँ, मैंने उनसे पहले भी इस मामले में बात की है। आज एयरलाइंस की जो हालत है, 20 एयरलाइंस हुआ करते थे, आज क्या हो गया हालत? पहले हम देखते थे वो एयर है, ये एयर है, वो एयर है, आज क्या है?
जेट ने, मैं एक फ्लाइट में बैठी, अध्यक्ष महोदय आप भी कभी बैठे होंगे, मुझे वहां से मुंबई से गोरखपुर जाना था, मैं फ्लाइट देख के डर गई। जिस फ्लाइट में बैठी थी मैं स्पाइस जेट के, पूरा एमसील लगाया था। मैं बोला जब तक उतरू तब तक सुरक्षित उतरू कि नहीं उतरू, आप कितने लोगों के लिए ले रहे हो ये चीज। तो हमारा कहना यह है कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, लोगों को सेवा देना, लोगों को अच्छी क्वालिटी का वहां पे वातावरण देना, अच्छा खाना देना, सुविधा देना, उनसे बात करना। लेकिन दुर्भाग्यवश इस सभी में ये फेल हो गए हैं और इंडिगो ने वापस एक बार साबित कर दिया ये मोनोपोली जो चाहे वो, क्योंकि आपने 6 एयरपोर्ट दे दिए, एक एयरपोर्ट की पॉलिसी थी, एक आदमी के लिए आपने एयरपोर्ट पॉलिसी भी बदल ली और 6 एयरपोर्ट एक आदमी को दिए। तो मेरा यह कहना है कि मोनोपोली पॉलिसी के माध्यम से जो यात्रियों को तकलीफ हुई, इसके लिए उन्होंने भले अधिवेशन में बात की, हमें सब बताया, लेकिन जनता की इनको माफी मांगनी चाहिए और जनता के सामने इनको नतमस्तक होकर आने वाले दिनों में ये बंद करना चाहिए। ये मेरा यहाँ से कहना है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री रमाशंकर राजभर जी। बहुत अच्छा बात है। कितनी मिनट बोले, आवाज देता समूह। बहुत कृपा सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण संकल्प पर आपने बोलने का अवसर दिया। महोदया, जब देश बहुत तेजी से बढ़ रहा हो और देश में सबसे तेज चलने वाली जहाज की ये हालत है, तो बाकी देश को की क्या हालत होगी आप समझ सकते। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं महोदया, अभी दिल्ली की कोई घटना हो और 100-200 आदमी उस मामले को उठाएं तो राष्ट्रीय चैनलों की खबर बन जाती है, और गांव में हजारों लोगों के द्वारा उठाई गई कोई समस्या हो तो अखबारों के किसी कोने में छपती है। महोदया, ठीक उसी तरह से जहाज अवसर प्राप्त और बहुत ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश का एक बड़ा संसाधन है, और इसकी ये हालत है तो सदन में चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी अपनी समस्याओं को उतना जल्दी नहीं उठा सकता, क्योंकि गरीब को उतनी समझ नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं, और अवसर और जो धनाढ्य है उनको जरूरत नहीं। महोदया, मैं 2-3 चीज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इस सदन में एक गंभीर राष्ट्रीय और आम आदमी को प्रभावित करने वाला मुद्दा उठाता हूं, वह है भारत के विमानन क्षेत्र की गंभीर समस्याएं और उसके कारण यात्री, परिवार, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि गृह और विदेश यात्रा केवल सुविधा नहीं बल्कि आज की गति वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, लेकिन आज हमारे देश में उस सुविधा का अनियंत्रित, मनमाना और यात्रियों की जेबों को लूटने जैसा स्वरूप सामने आ रहा है, तब तो सदन में चर्चा होनी चाहिए। हवाई किराया के मनमाने और असामान्य उछाल आंकड़े बोल रहे हैं। हाल की यह घटना हुई, हाल के इंडियो संकट के दौरान टिकटों की कीमती सामान से 3 से 10 गुना तक बढ़ गई। कुछ मार्गों पर अपने ही देश में किराया 90,000 तक पहुंच गया, वे भी घरेलू उड़ानों के लिए। इसी दौरान सरकार को आपातकालीन रूप से नियम लागू करना पड़ा और किराया 7,500 से 18,000 तक की अधिकतम सीमा तय करनी पड़ी ताकि यात्रियों का शोषण रोका जा सके। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो किराया तय किया, उस किराए पर उड़ानें कितनी हुई, यात्री कितना यात्रा किए, ये मंत्री जी को देखना चाहिए। महोदया, सरकार ने सुझावित जो किराया किया उसमें 500 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक 12,000 रुपया, 1,000 किलोमीटर से 1,500 किलोमीटर तक 15,000 रुपये और 1,500 किलोमीटर से 18,000 रुपये। महोदया, यह चार्ट नीति का एक आधार हो सकता है जिसमें आम यात्रियों को मनमाने दामों से सुरक्षा मिले, न कि वे महंगे किरायों का एटीएम की तरह देखे जाएं। आपदा, त्योहार और सुरक्षा परिस्थितियों में किराया वृद्धि क्या यह न्याय संगत है?
हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपदा या देश सेवा के समय निजी कंपनियां लाभ को प्राथमिकता दें, सुरक्षा या नागरिकता के हित को नहीं। क्या हम यही चाहते हैं? हुआ क्या कुंभ मेले के दौरान? क्या हुआ? इलाहाबाद जो साथी स्नान करने गए थे, जाने होंगे, लूट मची हुई थी। कुंभ मेले के दौरान जैसे लगा कि बाजार खूब आ गया है, इनका जितना किराया वसूल सको। चलिए, वो तो हमारे त्योहार का समय था। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की ओर टिकटों का भारी उछाल, कभी कभी 5.5 गुना तक यात्रियों को भारी बोझ का सामना करना पड़ा। महोदया, विपत्ति काल में भी खुशी का काल छोड़ दीजिए, त्योहार का समय छोड़ दीजिए, विपत्ति काल में भी ये कंपनियां लूट मचाई। क्या हुआ? जब पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले के बाद किराया गिरावट के बावजूद तेजी से बढ़ गया, अफरा तफरी मच गई। क्या हमारी कंपनियां केवल पैसे को कमाने की जिम्मेदारी निभाएंगी, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी? पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने निर्देश दिया था कि एयरलाइंस किराया न बढ़ाए, लेकिन कई एयरलाइंस ने उन निर्देशों के बाद भी ऊंचे किराए दिखाए और जिससे यात्रियों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ा। सरकार की आप समीक्षा की? कितने यात्री उड़े, कितनी कंपनियों ने किराया छोड़ा? समीक्षा हुई? नहीं हुई। अगर हम आपदा प्रबंधन के समय मानवीय मूल्यों, यात्रियों की सुरक्षा और नागरिकता के अधिकारों को प्राथमिकता न दें, तो हमारा विमानन नीति घरेलू कारोबार का साधन बनकर रह जाएगी, न कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए। संचालन, जब हम, रूढ़ी जी हैं कि नहीं चले गए, ये जहाज उड़ाते हैं, जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, जब जहाज आसमान में होती है उस समय केवल मैसेज ही हमारी जान को बचाता है और संचालन करता है। महोदय, आपको बता दूं, इस क्षेत्र में इतने कर्मचारी कम हैं कि एआई कर्मचारियों की कमी भी नहीं दिखता। अरे जान से खिलवाड़ होगा। और दुबे जी, मैं बता दूं कि एआई कर्मचारियों की ये हालत है कि एक एक कर्मचारी 3-3 टाइम ओवर टाइम कर रहा है। ये एआई में कर्मचारियों की इतनी कमी है कि एक एक कर्मचारी, उसके एक कर्मचारी ने, जिसका मैं यहां उद्धृत नहीं करूंगा, एक कर्मचारी ने बताया कि हम लोग किस तरह से जहाज उड़ा रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। 5,500 के लगभग पद आज भी खाली है, लेकिन वो भरे नहीं गए। एक एक कर्मचारी जो जहाज उड़ा, जो यहां से सिग्नल देते हैं, वो 3-3 टाइम नौकरी कर रहे हैं, 3-3 टाइम ओवर टाइम कर रहे हैं। हमारी जान की कैसे सुरक्षा होगी? क्या हम इस पर समीक्षा नहीं करेंगे? हम सभी जानते हैं कि देश के कई एयरपोर्ट विशेष रूप से व्यस्त मौसमों और आपातकालीन समय में ये एआई कर्मियों की कमी से जूझता है। महोदया, कंट्रोल टावरों में स्टाफ शॉर्टेज, कंट्रोल टावरों में स्टाफ शॉर्टेज रहेगा। रनवे सुरक्षा और हवाई अड्डा ग्राउंड हैंडलिंग में कर्मचारियों की कमी, इनसे न केवल उड़ानों की देरी बढ़ती है, बल्कि नियमों के समय पर पालन में भी समस्या होती है। यह सिर्फ एक विमानन संचालन समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, यात्री सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में कमी की ओर इशारा करता है। एकाधिकार और निष्पक्ष बाजार क्यों जरूरी है? नियंत्रण। महोदया, मैं बता दूं, जितने एयरलाइंस हैं, सारे एयरलाइंस में बड़ी बड़ी दुकानें हैं। हमारे भारत का संविधान कहता है, हमारा डीओपीटी कहता है, पूरे एयरलाइंस में घूमने में, दिल्ली एयरपोर्ट पर घूम रहा था, बताओ क्या आप डीओपीटी का पालन एयरलाइंस करता है? एक भी दुकान के आवंटन में एससी, एसटी, ओबीसी को कोई दुकान आवंटित नहीं होती है, कोई दुकान आवंटित नहीं होती है। इसको देखना चाहिए मंत्री जी। और सारी एयरलाइंस आजकल, चाहे लोडिंग के कर्मचारी हो, चाहे ड्राइवर हो, ये सब के सब आउटसोर्सिंग से भरे गए हैं। उस आउटसोर्सिंग में भी एससी, एसटी और ओबीसी को
कोई गणना नहीं होती, कोई महत्व नहीं दिया जाता। महोदया, आज भारत में कुछ एयरलाइनों का बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है। जब एक या कुछ कंपनियों के हाथ में संचालन का इतना नियंत्रण हो कि वो तालमेल में किराया तय कर सके, तो यह तब वहां प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि ओवर प्राइसिंग का खतरा बन जाता है। महोदया, सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत में टिकट मूल्य निर्धारण को लेकर सरकार में एयरलाइंस को नोटिस दिया कि ये नियम पारदर्शी और यात्रियों के हितैषी कैसे होंगे। हमारा सुझाव है महोदया, एयरलाइंस को मील के आधार पर किराया का पालन अनिवार्य करें। माननीय मंत्री जी, एआईआई स्टाफ को भरपूर संख्या में तैनाती करें ताकि ऑपरेशन सरलता पूर्वक हो। किसी भी आपदा, त्योहार या भीड़ भाले आयोजन में किराए के मुनाफे के ऊपर प्राथमिकता न दिया जाए। महोदया, डीजीसीए के पास मार्ग विशिष्ट और घटना उत्तरदायी मूल्य नियंत्रण हो। नागरिक की जेब है, सुरक्षा है, अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी मांग सीधी और निष्पक्ष है। विमानन नीति केवल कारोबार नहीं, यह हर भारतीय की यात्रा की सुरक्षा, असाधारण समय की जवाबदेही और आर्थिक न्याय का हिस्सा है। इस सदन में मैं अपील करता हूं, माननीय मंत्री जी, जहाज का उपयोग तुरंत पहुंचने के लिए आदमी इतना भाड़ा और पैसा देके करता है, और कभी कभी तो ऐसे विपत्ति काल में हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, उस समय या ट्रांसप्लांट भी कराना हो तो जहाज का उपयोग करना पड़ता है। हमारे घटनाएं जब होती हैं, कहीं मौत हो गई, माँ की मौत हो गई, पिता का मौत हो गया, तुरंत हम बुलाते हैं कि हम जहाज से जल्दी अपने घर पहुंचेंगे। महोदया, एक और खेला हुआ, और माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एयरपोर्ट में पैसा लगा। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की धरती, कुशीनगर एयरपोर्ट बना। हर मीटिंगों में मंचों पर मैं पत्र लिखता रहा। हम भाड़ा देकर गोरखपुर एयरपोर्ट से जहाज चला रहे हैं, लेकिन बना हुआ एयरपोर्ट जो भगवान बुद्ध की धरती को पूरी दुनिया से जोड़ता है, कुशीनगर, आज तक वो एयरपोर्ट नहीं चला। हो क्या रहा है? भारत सरकार और हमारा मंत्रालय पैसा लगाकर किसानों से जमीन लिया, एयरपोर्ट बनाया, भवन बनाया, फिर आ गए उसमें डेवलपर। और जब डेवलपर आ गए, हमारे लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, अब उसमें जोड़ दिया गया अडानी एयरपोर्ट। शेम। डेवलपर आएगा, हमारे वहां दान की प्रथा थी, कोई विद्यालय के लिए बाबा देवराहा दास के नाम से 2 आदमी जमीन दान किया, उनके नाम से विद्यालय खुल गया। हमारे वहां दान की परंपरा रही है, जो जमीन दान देता है उसके नाम से उस विद्यालय का, उस संस्था का नाम रख दिया जाता है। लेकिन यहां क्या हुआ? एक पैसा दान नहीं दिया, डेवलपर बन के आया और लिख दिया अडानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। इसको कौन देखेगा? इस बात को कौन देखेगा? इसलिए ये जो खामियां हैं, इन खामियों को दुरुस्त करिए, टिकट में ले रहे हैं, दुरुस्त करिए। और ये जो लूट मची हुई है, ये लूट मची है, यह सवाल यह है कि कानूनविद, सवाल यह है कि अवसर प्राप्त लोग, सवाल यह है कि पढ़े लिखे लोग 80% यात्रा जहाजों से करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लूट उनके आंख के नीचे एयरलाइंस कंपनियां कर रही हैं। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टिकट में लूट, 10 रुपए का बस का भाड़ा दो, यहां से यहां तक जाने का निश्चित है। ट्रेन में आप दिल्ली से देवरिया जा रहे हैं, ट्रेन में दिल्ली से बलिया जा रहे हैं, भाड़ा निश्चित है, लेकिन जहाज में कोई भाड़ा निश्चित नहीं है। और एक ही कंपनी के हाथ में पूरी एयरलाइंस, लगभग 70 से 80% जहाज और रूट पर कब्जा एक ही एयरलाइंस कर लिया। बाकी एयरलाइंस को और मुनाफा करने वाले रूट दे दिए गए। और परिणाम क्या हुआ? आपके सामने रहा कि बाल बच्चे, महिला, पुरुष एयरपोर्ट पर पुलिस, हमारे बीएसएफ के जवानों से लड़ रहे थे। मामूली कर्मचारी मार कर रहा था, जो मालिक हैं वो एसी कमरों में बैठे हुए थे, और उनके कर्मचारी एयरपोर्ट पर और यात्रियों के बीच झगड़ा हो रहा था।
इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। मेरी मांग है कि उद्योगपतियों को देश के हवाले करने का जो मंसूबा आप लोग पाले हैं, ऐसा मत करिए। सपना देखा था कि चप्पल पहनने वाला भी जहाज से उड़ेगा। अरे हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज तो दूर, जहाज पर चलने से दूर हो गया, लाखों का सूट बूट पहनने वाले लोग भी दूर हो गए। यह हो गई स्थितियां। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश को ये जान लीजिए, पैसे के बल पर सरकारें बन सकती हैं, लेकिन एक दिन वह भी आएगा जब पैसा बांटने वाले ये जान लेंगे कि हम पैसा बांट करके रमाशंकर विद्यार्थी को, रमाशंकर राजभर को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो लाओ मैं ही क्यों ना हो जाऊं। और वह दिन जब आएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए उद्योगपतियों को एक सीमा में रखा जाए, यही मैं सरकार से गुजारिश करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। श्री अरुण नेहरू। श्री अरुण नेहरू। Thank you, Madam. Thank you for the opportunity. We are in a very critical point in the growth of this country, Madam. For that, I think the structural changes started from 91 onwards. The great stalwarts who were able to get our country going, I thank them first, I salute them first. But today, we are in the very important topic of connectivity through airfares, through air connectivity and its related infrastructure. I will put my points across in 10 basic segments, Madam. The first important is the issues in the last 10 years has actually come to us in the last 2 weeks. All of us have been invariably, inconvenienced because of those policies which had happened here. The policies were very well intentioned, good intention. The intention was to have very low fares and get more people on board, get people from point A to point B faster. Now, what had happened is there was a market concentration. Now, there are lot of members have read about market concentrations and its risk. Now, market concentration is risk irrespective of its being a capitalist or a socialist society. Now, India's air market is dominated by two players. And unfortunately, some of the policies that helped us get this connectivity to actually have various tags, the largest number of aircraft orders, the largest number of people getting airborne, the largest number of growth in terms of air traffic, and we have got good numbers. We've got good numbers to show this world. But where has this got us to? The leading carrier has, in 60% of the routes, that's the only carrier. So imagine if you're the only carrier, the pricing power or the domination power in terms of seat availability or the slot timings, that's one segment on the soft part. On the hard part, the hard, landing part, where the airport operator, in spite of spending large amounts of money, is actually left to deal with only one airport operator. Hence, there is a lot of inefficiencies which actually seep finally into customer service, in terms of pricing power to the consumers, and in terms of the overall airport infrastructure that is available in our country. Now, the second point, which the government actually did it right. 2 years ago, they published the flight safety rules for aircrew, for the support crew, and the flight rotation, which is actually very well intentioned, a good cause. And it was happened 2 years ago. Now, there are a number of reminders, I believe, that I've read in the newspapers that, the Honorable Minister, along with the department, have taken a lot of efforts to remind the airlines to actually get ready for that implementation. Now, in the last week or so, in the last 3 weeks, ma'am, we have seen that the carriers actually didn't care even a bit about these rules coming into impact. And what they did was even more atrocious. They had invariably said no to those rules, and they had large-scale cancellation in order to force or have an impact or have a feel of forcing the government had to actually reverse those rules. The government did not reverse the rules, but what had happened was it relaxed the rules for some time so that they can cope up back again. Now, we have two things here, madam. We had a government that clearly told all the operators, gave enough time, but we had the operators lax
and actually the government had to go back even for 2 months. Even if it's 2 months, it's 2 months. Duly elected government, which had had enough time, was not, I think they subverted the power of the government and its people because of the dominant power. So I want the government to note that just by creating efficiency of scale can actually come as bite back in terms of policy implementation and in terms of pricing power. So your intention to actually give better pricing to the consumers is actually coming to haunt you in terms of giving, preferential to these market powers. Now, one of the side effects of such powers is that the regulatory framework has wide regulatory framework. I mean, we've got great people manning the airport authority, manning, the research departments of air traffic controls. Because of such market power that the players have, the regulatory environment actually has turned reactive. In the last 5 years, or even take 6 years, ma'am, the department had to constantly monitor airfares. Why is the department supposed to monitor airfares? It was not the policy of the government. The policy of the government is very clear. They want market to determine the prices. And look at what determining the prices of the market has taken us to. It has, time and again, the department has been forced to be reactive, asking the airlines to cap prices, giving out regular orders. What that happens is this happens into a regulatory creep. So they can't form a proper regulation in terms of a proper time, and every year they have to change rules because of the market participants. Now, the sub-effect of actually having scale is actually weak competition. Now, US, the most capitalist state, has 4 airlines, madam. You have the market share ranging from 35% to 22%, and there are 4 airlines. So what this gives us is there's enough competition, there's enough scale, and it sticks to market, the decision of the government to stick to market and actually get the best prices for the consumer. So I hope the government realizes that giving scale, I think in a regulated manner, which actually help, rather than just giving a total free hand to the market, where it's bound to abuse, and we have seen this in the last 3 weeks. Although well-intentioned, your intention was to keep prices low, but what had happened is that the market carriers actually tweaked it. I will also give you a flagship example of a flagship program, which is actually misused by the operators. The UDAN scheme, which is a very good scheme. They wanted to connect far-flung areas. That's the principal aim of the scheme, madam. Now, take my case, take in Tamil Nadu. You have ATRs operating continuously. We have about 7 services to each of the cities regularly every hour. Now, if you take the break-even, UDAN gives a lot of incentives for the operators to operate the ATR, the turboprops, the smaller aircrafts. Now, the break-even point, because of the incentives of the government, is if the aircraft operator fills out 50 seats, it's break-even. So about 80 seats, 30 seats is profitable. Now, same aircraft, if they are able to use the larger aircraft, the jet engines, the break-even points out of the total 186 seats comes to approximately 110 seats, madam. So you see the unfair situation created to the consumer, where he has to use a turboprop but still be profitable, where the government intention was to connect to far-flung areas. So the request is, please give the UDAN scheme, focus it to far-flung areas in the northeast, where they can actually get air service and pricing, and not the well-connected markets, where the participant use this scheme to connect only well-connected markets and actually gouge pricing. And jet engine prices are actually cheaper than the turboprop, madam. Now, a lot of the users, a lot of the members would have traveled to the last mile using turboprop. And, it's for the, through you, madam, I asked the department to actually check on the effectiveness of the UDAN scheme on the non-commercial routes which they actually wanted to implement. Now, the 5th point that I want to make here is infrastructure development. For some other reason, for whatever reason, all the policies have a very high entry point, madam. Of course, the government wants proper airport operator, well-funded airport operator who can actually tap the global markets. I think that has led to a Honorable member, just give me a little. Honorable members, I'm to inform you that 5 hours have already been taken on this resolution, thus almost exhausting the time allotted for its discussion. As there are 3 more members to take part in the discussion on the resolution, the House has to extend time for further discussion on this resolution. If the House agrees, the time for discussion of the resolution may be extended by 1 hour.
Is that okay? All right. Thank you. The time is extended by 1 hour. Honorable Member, Mr. Nehru. Thank you, ma'am. Ma'am, I was talking about the infrastructure delays and uneven regional development. Some of the metro areas and, in the south of India, we still have higher number of airports where the travel is still substantially higher compared to certain regions. Now, the high entry point is from the government's eye is to have a liquefiable or a liquid operator, or operator with enough cash flows, positive environment, because they have allowed certain operators to tap the global markets. And the global markets have very high standards. And one of the effects, or follow-on effects of such scheme is we have very high entry fees, madam. For the ticket, almost 25% of the ticket cost actually goes into taxes and airport fees, which the government is right to give the airport operator. But what happens is this very high entry point actually creates the opposite effect of what the government wants to do, which is actually keep prices low. So a good discussion about this, or a good policy change improving or accessing new players will actually help, rather than a very few players, madam. Now, passenger experience. Anybody experience Indigo would note, I'm sorry to name the airline, but anybody who's going through a dominant airline would know the service levels. If it's a no, it's a no. I mean, it's not service. It's actually, we have no choice. Because of this, there's so much pricing power, and they have a very dominant, practice of going. In fact, one of the newspapers actually mentioned, madam, the increase in the, as a matter of fact, there's a lot of increase in PP tablets if you actually take festival seasons, and that's just correlated to increase in air traffic. Madam, I'm just finishing, madam, just last point. Last point is the financial health of airlines. One of the, again, subset of the dominant power is actually because of the, dominant airlines. 2 points about Trichy alone, madam. Sir, in this topic also, example of Trichy, because it's a tier 2 city, it's a non-metro city, and most of us belong to tier 2 or tier 3 cities. Establishing a hub and spoke model where every flight has to go to Chennai and then come back rather than interconnectivity is actually increasing cost. So I request the minister to actually have a differentiation or more efficient hub and spoke model. The last point is we have very few MROs in the country, madam, maintenance, repair and overall facilities, where there's enough land in tier 2 cities, and only the tier 1 cities have MRO. And because in the tier 1 cities, because of the expense, it's still very expensive. So I request through you, madam, that the minister should consider actually opening up more MROs and hence improving the facility of the country. Thank you for the opportunity, madam. Thank you so much. Shri Saugat Roy ji. Sir, I thank the honourable member Shafi Parambil for ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? সব মন্ত্রীদের সাথে কথা হয়ে গেছে? I thank him, Mr. Shafi Parambil, for having brought this resolution. I think today the Civil Aviation Ministry has become a lame duck ministry. Up to the time Air India was with the government, it had some weight. Now, Civil Aviation Ministry only controls the safety and other matters, but it has no control on the fares. Now, this matter has been repeatedly raised in this House by members from Kerala, where large number of expatriates are there in the Gulf, and they come to India at the time of the Christmas festival. And at the time of Christmas, etc., the migrant workers in the Gulf who are wage earners, they face tremendous difficulty, and sometimes the fares are so high that they have to spend a year's salary on to and fro tickets. It has been raised, but the government has done nothing to mitigate their suffering. Now, this problem has been highlighted during this Indigo crisis. In Indigo crisis, the government appeared to be absolutely ineffective. Every day,
hundreds of passengers, thousands of passengers were stranded at airports. Flights were cancelled. Their luggages were piled up. So far, they have said DGCA has issued a show cause to Indigo. DGCA people are sitting at the headquarters in Indigo, but so far no punishment, either to Rahul Bhatia or their foreigner CEO. This is a most unfortunate state of affairs where the government is a mute spectator to the suffering of passengers. Now, the Gulf problem that was mentioned mainly affected those coming from Dubai and other Middle Eastern countries. But this time, the internal passenger fares went through the roof, up to 1 lakh rupees. I think whether you notice that it's a FTTL rules. Mr. Venugopal. These Mr. FTTL Venugopal. rules relaxed during this crisis only for Indigo. That has been done by DGC only. Yes. Now, we don't understand that if we are relaxing FTTL rules, why don't it relax to Air India or other airlines? Only FTTL relaxed to Indigo only. Basically, the pilots are asking for a judicial inquiry. Why government is very clear on this? Why government is running away from the judicial inquiry? I think this is the pilots themselves told us. This is clearly a scam. This is clearly a scam. Whether are you going to take it? Mr. Saugat I Roy. fully support what Mr. Venugopal said, that there is a scam involving the Indigo and the government of India. And you will notice, if you see the list released by the Supreme Court of contributors to various political parties, how much money Indigo has paid to BJP for the favors rendered. We'll take a look. We'll take a look. What is illegal? अब बोल दिया ना, अब बैठ जाइए, आप भी चेयर पर बैठते हैं. What is illegal? हम देख लेंगे, रिकॉर्ड देख लेंगे. You don't have to worry, देख लेंगे. अरे बैठ जाइए. बैठिए. देख लेंगे. इतने में इतना क्या है? बैठिए. इतना नाराज मत होइए. इतना नाराज मत होइए मैडम. सर. देख लेंगे. सत्ता में रिकॉर्ड देख लेंगे. मैडम, हम तो पार्टी का नाम बोला, निशिकांत दुबे का नाम तो नहीं बोला, तो क्यों आपत्ति क्या है? ओके. कितना कॉर्पोरेट डोनेशन मिला है, किससे, वो आप हाउस के सामने रखे. यस. इंडिगो कितना दिया, हाउस के सामने रखे. यस. तब तो हम बोलेंगे. मैडम, the difficulties we saw how the government was a helpless spectator. प्राइवेट उसमें नहीं होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर. बैठ जाइए. Before this tremendous problem faced by प्राइवेट में नहीं. हाँ, वो एक्सपंज हो जाएगा. सर, मैडम, एक्सपंज हो जाएगा. in 1994 the अरे निशिकांत जी मिस्टर सौगत रॉय. आपको आपको तो ज्यादा ही दिया है ना. प्लीज एड्रेस द चेयर. Please address the chair. Madam, I am addressing Address you. the chair. Madam, this 1994 deregulation of airfare was a wrong decision. The Congress government was in time, at that time, Madhav Rao Scindia, dear Minister Jyotiraditya Scindia's father was civil aviation minister. They said that we are having open sky. Open sky means no regulation on airfares, no regulation on the airlines. What has happened today? In the total aviation market, Indigo of Rahul Bhatia is alone having 66%. Air India, even after its takeover by Tata, is only 26%. But during the recent crisis, I've been traveling, Air India did not raise their fare like Indigo did. So Indigo, by putting passengers in a problem, they have created this terrible situation.
Madam, this House should rise up and say that why is Rahul Bhatia not in jail? Why are the Indigo top bosses not in jail? So far, that effective steps have not been taken. Now, while I speak on this, I mentioned what our colleague Sayani Ghosh raised today morning. She said how Calcutta is being deprived. Kolkata, airport, Madam, I will complete in 2 minutes. Kolkata airport has completed 100 years. Now, there is no direct flight to England, UK, or to America from Kolkata. Why is Kolkata being discriminated? Because it is run by a government opposed to the BJP. So if you have to go to UK, USA, then you have to go either to Mumbai or Delhi. Or even Etihad, they also don't have a direct flight. So we are put in difficulty. Now northeastern states, they are also facing this difficulty. From Silchar in Assam, there is no direct flight. Silchar people have to come to Kolkata and then go to Delhi. This difficulty should ease. Our minister is a young man, enthusiastic, jovial, but clearly he is not up to the mark in his job. Maybe he hasn't got the political authority to take steps against these errant airlines. As it is, Madam, the airports have all gone to one single family, Adani. Now, Bombay, earlier it was GVK, now you see Adani. As our member from SP mentioned, Chaudhuri Charan Singh Airport in Lucknow, it is Adani Chaudhuri Charan Singh. So you have given the whole airlines sector to one family. And the whole civil aviation, whole the plane flight is given to Rahul Bhatia. Now, why should the country suffer like this? For so long, we did not have open skies. The people still traveled. They were not put to such difficulty. That's why I thank Shafi Parambil for bringing this motion. He has pointed, he has highlighted, and today at least the minister will be forced to reply. And it's a very detailed resolution. I'm very happy about the same. Madam, we should sit up, and from your chair, you should give a dictum that the Civil Aviation Ministry put up their socks and really do something to alleviate the misery of the common poor passengers. Thank you. Shri Jagdambika Pal. सभापति महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आज के वर्तमान संदर्भों में आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल जो हमारे श्री शफी परमिल साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। इन्होंने 26 जुलाई 2024 को दिया था, लेकिन आज जब हमारे इंडिगो की जिस तरह से पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ और उसके बाद उस परिस्थितियों में, उन संदर्भों में आज इस बिल का और महत्व बढ़ जाता है। और इस बिल का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है कि जिस तरीके से ये प्राइवेट मेंबर बिल है, ये केवल एक हम निजी संकल्प पे कोई चर्चा करने के लिए नहीं खड़े, और ये केवल आज जिस तरह के घटनाक्रम हुए, ये केवल अब हवाई किराए का ही मुद्दा नहीं रह गया। भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा का भी, उस एयर पे चलने वाले जो हमारा एयर ट्रैफिक है, उनकी ज़िंदगी के साथ जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत, उनके परिवार की हिफाजत,
वो भी एक बड़ा मुद्दा है। यात्रियों से जिस तरह से भी किराया लिया जाए, फ्लैक्सी फेयर के नाम पे 4-4, 5-5 गुना बढ़ जाए, और इसके बावजूद भी जो जिम्मेदारी एयरलाइंस की उन यात्रियों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए, उन सुविधाओं की भी जिम्मेदारी नहीं पूरी होती है, तो स्वाभाविक है कि ये देश के 140 करोड़ लोग जो हैं उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है और उनके भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव या जो संकल्प आया है, ये संकल्प हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के उस आवाज़ को दर्द देता है। जब त्यौहार आता है, छठ का त्यौहार आएगा या कोई आपदा का समय आ जाएगा, उस आपदा के समय जिस तरीके से ये किरायों में वृद्धि होती है या कहीं अचानक कोई संकट आ जाए, तो उस गरीब के लिए या मध्यम वर्ग के लिए जिस तरह से टिकट के फ्लैक्सी फेयर के नाम पे 5-5, 6-6 गुने महंगे हो जाते हैं, उसका कोई जवाबदेह नहीं होता। पिछले दिनों हम लोगों ने पीएसी में भी बुलाया था, केसी वेणुगोपाल जी भी थे, निशिकांत जी भी थे, हमारे सदस्य थे, और इस पर काफ़ी हम लोगों ने चर्चा की थी। उस समय भी जो डीजीसीए की बात है कि डीजीसीए ने जो ये नियम लागू किया और उस नियम में कि जो हमारे पायलट्स की यात्रा के आवर्स हो, उनकी सुविधाएं हो, उस तरीके से। लेकिन आज जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा है, अगर उस दिशा में हम देखें तो आज स्वाभाविक है कि जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 है, उस एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 जो देश का एक मूल केंद्रीय विधान था और केंद्र सरकार को जो एयर के लिए रूल्स बनाने की शक्तियाँ देता था, उसमें किराए भी थे, शुल्क भी था, नागरिक उड्डयन की सुरक्षा था और उसके रेगुलेशंस के भी सब नियम थे। अभी स्वयं शौकत दादा ने उल्लेख किया कि 1994 में जिस तरीके से इसको डीरेगुलेट किया गया और पूरी चीज़ें मार्केट ड्रिवन कर दिया गया, जहाँ पहले सरकार का अधिकार था कि हम एक कैप लगाएंगे किसी रूट की यात्रियों की, जो उसका किराया होगा वो एक अनसर्टन बेसिस जो उसका एक्सपेंडिचर होगा, सारी चीज़ों को देख करके, और इसी एक्ट के आधार पर सरकार ने उस समय एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 बनाए, जिसमें उन्होंने हवाई सेवाओं के लिए, परिवहन सेवाओं के लिए पूरा जो एक टैरिफ का या किराए का ढांचा होता है, वो ढांचा बनाया था। ये वही नींव था जिस पे पूरा सिस्टम टिका हुआ था। लेकिन उसके बाद जो एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के भाग पार्ट 13 में आया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए, वो नियम 134-35 के आसपास ही किराए और टैरिफ के मुख्य प्रावधान तक रह गया, जबकि रूल 135 का जो सब रूल 1 है, उसके तहत एयरलाइंस के को लागत, उसकी जो सेवा की जो सुविधाएं हैं, विशेषताएं हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की, उनको उचित लाभ और जो एक प्रचलित किराया हो उसको ध्यान में रखते हुए टैरिफ बनाने की आज़ादी थी। लेकिन आज तो उस टैरिफ की जो एक आज़ादी दी गई थी, अब कोई अकाउंटेबल नहीं है। अगर कुछ लोग सर्च करने लगे किसी सेक्टर पे, एक साथ 4-6-10 लोग, तो जिसका किराया 5,000 है, सर्च करते करते 7,000 और बुक करते करते 10,000 से ऊपर। आखिर ये किस तरीके से किराया को या उनके टैरिफ को इस तरीके से आज़ादी देता है। और उसके बाद जबकि इसके सब रूल 2 में था कि उसे वेबसाइट पे प्रकाशित करना अनिवार्य होगा, लेकिन
रूल 54A में जो टैरिफ की परिभाषा दी गई उसमें यात्री, सामान, कार्गो के लिए था और कोई भी किराया दर, रेट या शुल्क, एजेंट कमीशन या उसकी शर्तें शामिल थी। रूल 135 में हुआ कि जो मुख्य उनका कानूनी हक था कि एयरलाइंस टैरिफ तय करें, लेकिन उनको टैरिफ तय करने का हक दिया गया। लेकिन अगर शिकारी या प्रीडेटरी या अत्यधिक या अनुचित पाए जाएं तो उसको DGCA हस्तक्षेप करके संशोधन कर सकता है, उसको रद्द करने का निर्देश दे सकता है और उल्लंघन करने पे, वायलेशन करने पे एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। तो वो जो पार्ट 13 है उसमें जो शेड्यूल सेवाओं की मंजूरी दी गई, रूट के मतलब रूट्स का जो दिया गया, रास्ता सेवा पैटर्न का दिया गया, वो सब आर्थिक पहलू थे। और उसके बाद जो अप्रत्यक्ष रूप से जो किराए को प्रभावित करते थे, जैसे रूल 89 हो, जो 89 से एयरपोर्ट शुल्क जिसका होता, आज स्क्रो कंपनी बना लेते हैं, सब्सिडरी कंपनी बना लेते हैं, पार्किंग का अलग, उसके बाद लोडिंग का अलग, व्हील चेयर का अलग, और जिस तरह से एयरपोर्ट की अपनी कुछ सर्विसेज के नाम पे आज उस पर कितना एक पैसेंजर्स के ही पर आता है, किसी एयरलाइंस पे बोझ नहीं आता टैरिफ का अगर, और वो जो PSF होता है या डेवलपमेंट फीस होती है वो भी पैसेंजर पे आता है कि आप एयरपोर्ट रन कर रहे हैं, प्रॉफिट आप कमा रहे हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद अगर एयरपोर्ट का विस्तार करना है, ये क्या किस हाँ? तो हमें तो 1 घंटा कहा गया है, हमें तो 1 घंटा। आपके लिए नहीं, सबके लिए। अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं। मैं ये केंद्र सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ कि आपने देखा जिस तरह से ये घटना हुई उस तरीके से जो हालिया में DGCA ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट उन्होंने लागू किया। ये क्यों किया? FDTL लागू इसलिए किया कि मान लिया बार बार हमारा इस सदन में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 66%, 67% एक ही एयरलाइंस का कब्जा है। तो अगर देश में मान लिया मार्केट में उनकी सबसे बड़ी एयरलाइंस हो गई, मार्केट की कैप्चर उन्होंने 67% कर लिया, तो आखिर whether that airline will be accountable for the safety, for the security, for the facility, for the passengers, yeah, whether they are monarch of all the survey, they don't have any accountability to the passengers. आखिर कॉमन यात्री को चलने के लिए जब आप उनसे किराया ले रहे हैं, उनसे डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं, उनसे पैसेंजर टैक्स ले रहे हैं, तो उसमें और पायलटों की कमी होने के बावजूद भी जो पायलटों की कमी है उसकी शेड्यूलिंग होनी चाहिए, उसकी गड़बड़ी के कारण 2 से और 8 दिसंबर के बीच में 2000 से 4000 उड़ानें रद्द हुई। ये शायद भारतीय एविएशन के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी ऑपरेशनल विफलता हुई और एक दिन में 1600 उड़ानें रद्द हो गई। नौबत ये आई कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पे घंटों लोग फंसे रहे, शादी में नहीं पहुंच पाए, डेड बॉडी लेके नहीं जा पाए। तो आखिर इस गंभीरता को देखते हुए अगर ठीक है प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, माननीय मंत्री जी लगातार आज न केवल DGCA ने केवल नोटिस दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, खुद माननीय मंत्री उससे मिल करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उनके साथ संचालन की, रेगुलेशन की, रोस्टिंग की, पायलट प्रबंधन पे उस पर पूरी चर्चा हो रही है। तो इस तरीके से जो हो रही है तो आज उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई। प्रधानमंत्री ने अस्थायी रूप से हस्तक्षेप किया कि आज उस किराए को फ्लैक्सी फेयर के नाम पे नहीं, क्योंकि जिस तरह से रेट बढ़ गए थे उस रेट का नौबत ये थी कि लोगों को लगता था कि 40,000, 60,000, 70,000, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा 500 किलोमीटर का 7,500 होगा या मैक्सिमम इससे होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये संकल्प साफ दिखाता है कि आज अगर जिस तरह से हमारी एक क्रांति आई है हमारे विमानन क्षेत्र में और 2014 के बाद आप खुद भी महसूस करें कि जिस तरह से
पूरी दुनिया में, भारत में, देश में जिस तरह सिविल एविएशन में उसकी मांग, उसकी अवसंरचना, जिस तरह से सुधार हुआ एयरपोर्ट्स पे और जिस तरह से यात्रियों की बढ़ोतरी हुई, 2014 में एक सीमित कनेक्टिविटी थी और 24 तक ये कनेक्टिविटी बढ़ करके आज उसकी इनकम 14.47 अरब डॉलर हो गई और 2023 में 12.21% CAG। 5 मिनट तो दे दिए, 10 मिनट दे दिए, प्लीज दे दीजिए। मुश्किल हो जाएगा। तो आप आज समझते हैं। मैं एक बात तो कह दूं कि आज हवाई यात्रा जो कहा जा रहा है क्या है, नहीं थोड़ा सा, अरे उड़ान स्कीम भी सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। हवाई यात्रा में 2014 में टैगोर मणक्कम जी 6 करोड़ था, आज वो 6 करोड़ से बढ़ के 14.5 करोड़ हो गया और 23-24 में ये 22 करोड़ यात्री हो रहे हैं। ये जिस तरह से इसका CAGR 9.7% है और घरेलू यात्रा संख्या 142 लाख है और मुझे लगता है कि आज जिस तरह का ये विस्तार हो रहा है, आज दुनिया में हम तीसरे नंबर पे हो गए हैं और ये नहीं है, इसमें DGCA ने किया है तो देश के यात्रियों की सुविधा के लिए, उसके सुरक्षा के लिए और जिस तरह से हमारे इस पे काम किया, तुरंत सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया और कहा कि हम इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे। कुछ पूरे देश के यात्रियों को दृष्टिगत रखते हुए वो शिथिल किया गया। मैं बस 2 मिनट कह लूँगा, लेकिन FDTL नियम लागू होगी, उसकी प्लानिंग होगी और उसका एक फ्यूचर मतलब जो प्रोटोकॉल होगा वो भी लागू होगा। और एक बात मैं बता दूं तो अपनी बात ख़त्म कर दूंगा कि आज जो फेयर कैप की बात होती है, रेगुलेटर की बात होती है, पैसेंजर प्रोटेक्शन की बात होती है, ये कोई अचानक नहीं है। ये स्थिति जो कांग्रेस की दशकों की नीतिगत गलतियां थी, 1953 में जो आपने एक एयर कॉर्पोरेट्स एक्ट बनाया, आप भी सुन ले सभापति महोदय, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, जो इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को पहले सरकारी मोनोपोली बना दिया और उस पर सारा बोझ डाल दिया और वो घाटे में चलती गई और उस घाटे का और फिर 21 मार्च, वो मैंने नहीं कहा, सौगत दादा ने कहा, 21 मार्च 1994 को जब हमने उसको डीरेगुलेट कर दिया, हो चुकी वो तो उस सरकार में ये हुआ कि एक झटके से आपने एयरलाइंस को पूरी आज़ादी दे दिया और कोई यात्रियों के लिए मजबूत सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया। ये देखिए, आज हम इस बिल के समर्थन में खड़े, कोई हम आप विरोध कर सकते हो, तो इसलिए जो आज वो रूल 135B जो 2004 में जो उसका प्रावधान हटाया गया, वो एक सीधे जो DGCA को ताकत देती थी एक सीधे दखल की, तो न पहले 53 में सही रेगुलेशन था, न बाद में ठीक में मॉनिटरिंग की गई और उसके नाते ओलिगोपॉली या कार्टेलाइजेशन हुआ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज इंडियन एयरलाइंस का दोनों का मर्जर कर दिया गया, कितना बड़ा घाटा देश की जनता के पब्लिक एक्सचेकर पे हुआ, ये विकल्प नहीं था। तो इसलिए केवल मैं अपनी आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ कि ये सारी गलतियों को, सारी ऐतिहासिक भूलों को, जो उस समय विकल्प था, लेकिन उस कांग्रेस की नीतिगत भूलों ने आज उसमें अगर तस्वीर बदली है तो मोदी सरकार ने पहली बार एविएशन की तस्वीर बदली है। और 2014 के पहले ये केवल इलीट क्लब था, ये इलीट क्लब था, लेकिन अब ये खत्म करिए, बस एक मिनट करो, अब ये आम आदमी के लिए है। मैं उड़ान, अभी DMK के सदस्य ने तारीफ किया उड़ान की कि आज रीजनल कनेक्टिविटी में उड़ान ने जिस तरह से वायबिलिटी गैप फंड द करके और एक सस्ते फेयर की गारंटी दिया है, 500 किलोमीटर 200-2,500 हज़ार में गारंटी दिया है और पूरे तमिलनाडु हो, दरभंगा हो, देवघर हो, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे चुके हैं, विजयवाड़ा हो, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे चुके हैं। बस हम 1 मिनट में खत्म करेंगे। आप यू आर सो काइंड, यू आर सो काइंड। चेयर के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं निश्चित तौर से। तो मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट एक्स्ट्रा गंभीर विषय है, इस पर माननीय मंत्री जब उत्तर देंगे इन बातों को ध्यान जी रखें। धन्यवाद। थैंक यू बहुत अच्छे। श्री चंदन चौहान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने हवाई किरायों को विनियमित करने के उचित उपाय
कि इस संकल्प को जो सैफी पुडनिल जी द्वारा लाया गया है उस पर अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, कोविड-19 के बाद पूरे देश की इकोनॉमी के लिए और पर्यटन क्षेत्र के लिए उसे दोबारे पटरी पे लाने के लिए सिविल एविएशन इंडिया द्वारा लगातार कार्यक्रमों को चलाया गया और उन्हीं की मेहनत के अनुसार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे रखते हुए आज कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी बेहतर स्थिति में है और पर्यटन की स्थिति भी बेहतर है। मान्यवर, साल भर में 31 अक्टूबर 2025 तक लगभग 3.25 लाख फ्लाइट्स और 157.08 लाख यात्रियों का संचालन करके अपने आप में इस मिनिस्ट्री ने और सिविल एविएशन ने अपनी मेहनत का मुजाहरा पूरे देश के सामने और बढ़ती इकोनॉमी के सामने रखने का काम किया है। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है पूरे देश का, वहाँ से आता हूँ, जहाँ पहले वहाँ लगभग 2017 से पहले 4 हवाई अड्डे हुआ करते थे। वहीं आज 5 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ 21 से अधिक एयरपोर्ट हैं और लगभग बड़ी संख्या में, चाहे प्रयागराज हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, कानपुर हो, कुशीनगर, बनारस और लखनऊ एयरपोर्ट जब जाते हैं चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे जो हमारा एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह जी के व्यक्तित्व के रूप में अगर आज उसका विस्तार हुआ है, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप नए बड़े टर्मिनल वहां देखने को मिलते हैं। वहीं जेवर के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन के भी बड़ी जो है गाथा लिखने का काम सिविल एविएशन और मंत्रालय कर रहा है। वहीं हमारे जाबाज मंत्री आदरणीय राम मोहन नायडू जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाजनक सफर के लिए किसी भी चीज से कोई कभी समझौता करने का काम नहीं करेंगे। आज भले ही इंडिगो क्राइसिस है और वहां जो सरकार द्वारा और आदरणीय मंत्री जी द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं, एक संकट का समय तो आया, पर वहीं निश्चित रूप से जनता के अंदर पारदर्शी तौर पे ये संदेश जाने का काम हुआ। चाहे, क्योंकि और भी एयरलाइंस हमारे पास हैं, यहाँ और भी साथी बोल रहे थे, चाहे एयर इंडिया हो, हमारी एयर अलायंस हो, अकाशा एयर हो, स्पाइस एयर हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, ऑप्शंस बहुत हैं। और माननीय मंत्री जी की तरफ से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी सीधा संदेश गया है कि किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग मंत्रालय या सिविल एविएशन किसी रूप में भी स्वीकार नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, फ्लेक्सी फेयर जहां विभिन्न समय में, चाहे त्योहारों का समय हो, आपदा का समय रहा हो और किसी संकट के समय में, जनता चाहती है कि डीजीसीए हमेशा से जैसे पूर्व की तरह टैरिफ मॉनिटरिंग करती आई है पारदर्शी तरीके से। आदरणीय मंत्री से हम अनुरोध करेंगे कि इसी तरह का पारदर्शिता से वो होता रहे। और जितने भी एयरक्राफ्ट रूल्स बने, ये रूल्स सभी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बने। इन रूल्स में समय समय पे चाहे बदलाव किए जाएं, चाहे उन्हें और बेहतर बनाए जाएं, पर किसी भी रूप में यात्रियों की सुरक्षा के साथ कभी कोई समझौता ना हो और बेहतर सुविधा सफर की उन्हें मिले, इसके लिए हमेशा सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मान्यवर, कुछ चीजें व्यापार से ऊपर उठ के होती है। निश्चित रूप से हम एयरलाइन को और पूरी व्यवस्था को, सिविल एविएशन को केवल व्यापार के रूप में नहीं देख सकते। ये एक मौलिक जिम्मेदारी है, ये जो सिविल एविएशन की है, जो बहुत से सपनों को, बहुत सी जरूरतों को भारतीय नागरिक की, आम नागरिक को पूरा करने का काम करती। इसे हम किसी भी रूप से टैरिफ के और अन्य जो हमारे
जो रेगुलेशंस हैं या फिर फेयर्स हैं उनकी पेचीदगी में नहीं फंसा सकते। मैं अपनी बात को अंतिम रूप में देते हुए, क्योंकि समय और भी साथियों को बोलना है, मैं निश्चित रूप से इस संकल्प पे जो विचार प्रस्तुत हुए हैं, मैंने अपने विचार भी रखे, अपने पार्टी का भी पक्ष रखा, और जो पूरा भरोसा है मैं आदरणीय मंत्री जी पे, राम मोहन जी पे, कि वो निश्चित रूप से पूरा जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए बेहतर सुविधाएं यात्रियों के लिए सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ चाहे सरसावा हो चाहे मेरठ हो, छोटी स्मॉल स्ट्रिप्स की हमारी मांग लगातार रहती है। वो कहीं ना कहीं एयरलाइंस के लोड को कम करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इन सभी संकल्पों पर और इन्हें विचार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और जो भी निर्णय आज यहाँ सदन के अंदर हमारे सभी महानुभाव के विचार आते हुए होगा, उस संकल्प के रूप में आदरणीय मंत्री जी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का समर्थन करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान